हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों का क्लास 11th का जो लेक्चर था वो इंडक्टिव इफेक्ट पे हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात किए थे, माइनस आई इफेक्ट की बात करनी थी। तो पहले हम जो है क्लास 11th का लेक्चर लेंगे, उसके बाद फिर क्लास 12th का लेंगे बेटा ना। तो क्लास 12th में जो हमारा चल रहा था हेलोइकेंस हेलोइरीज, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम 11th का लेक्चर लेंगे, क्लास 11th का इंडक्टिव इफेक्ट की बात चल रही थी। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने लिखा हुआ था, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा गया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है उस ऑर्डर को। उसको दोबारा रिकॉल करना अपना। देखो, ऑर्डर तो लिख दिया जाता है, जनरली ऑर्डर को लिखा जाता है कि बेटा ये ऑर्डर होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो कैसे मेंशन हो रहा है, ठीक है। CH2 नेगेटिव था, NH नेगेटिव था, OP नेगेटिव था, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका कम है, क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, आगे करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करें और पेन कॉपी के साथ स्टार्ट करें बेटा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पेन कॉपी के साथ आप स्टार्ट करें, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजें सब समझ में आएंगी ना। अब जब आप उसको रिकॉल करेंगे, देखेंगे, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा ना, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ठीक है ना। तो माइनस आई का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो आप। माइनस आई का मतलब क्या है? माइनस आई का मतलब क्या है? माइनस आई का मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। किसी पर माइनस आई लगता है, यानी हमें कहते हैं कि ये माइनस को शो कर रहा है, माइनस इफेक्ट को शो कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो अच्छी है। जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज लेता है तभी तो उसके ऊपर माइनस आता है। जैसे हमने कहा कि H प्लस HCl है, तो मैंने लिखा H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी Cl पे माइनस क्यों आया? Cl पर माइनस क्यों आया? क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो H से ज्यादा है। तो यानी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है, वो Cl की ज्यादा है, इसलिए उस पे माइनस आया। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसी को माइनस आई कहते हैं। तो जितनी अच्छी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की, उसका माइनस आई उतना अच्छा होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो अब हमें ये ऑर्डर जो दिया गया है उस ऑर्डर को समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। रफली लोग लिख देते हैं, जनरली लिख दिया जाता है, आप ऑर्डर को आप देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उस ऑर्डर को लिखा जाता है, ठीक है, कि ये बेटा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। कोई तरीका बता दिया जाता है उसको याद करने का, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बताया जाता है, वैसे इसको भी कुछ किसी न किसी तरीके से लोग बता देते हैं कि मतलब आप इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नहीं, याद करना और समझना दोनों में अंतर है ना। समझ के अगर आप याद करते हैं तो ज्यादा अच्छी बातें हैं, और केवल रट लेना वो बिल्कुल अलग है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि मैंने लिखना शुरू किया ऑर्डर को, मैंने लिखा NF3, मान लो, ये जरूरी नहीं कि ऑर्डर सही होगा, मैं अभी लिख रहा हूं ना, बिल्कुल अभी आपके सामने लिख रहा हूं। NF3 है मान लो आपके पास, ये हमने लिख दिया NR3 प्लस, मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया NH3 लिख दिया, ठीक है, NH3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया CH2 प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पे NO2 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया मान लो CN लिख दिया। उसके बाद मान लो मैंने लिख दिया बेटा CHO लिख दिया। फिर मान लो उसके बाद मैंने लिख दिया COCl लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिख दिया COOH, ठीक है, COOH लिख दिया, ये लिख दिया मैंने ना। उसके बाद मैंने आपको लिख दिया F, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया OR, उसके बाद मैंने लिख दिया OH ना। उसके बाद मैंने लिख दिया PH, और उसके बाद मैंने लिख दिया H। हाइड्रोजन जो होता है ना वो रेफरेंस एटम होता है, ठीक है, हम इसको प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं, ठीक। ये मेरे पास जैसे मान लो ये सीक्वेंस है, सपोज करो, देखो बड़ा ऑर्डर का माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर का बड़ा उथल पुथल चलता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, इस पे थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ।
अब जैसे मेरे पास एक NH3 है, NR3 है, NH3 है, CH2 है, NO2 है, CN है, CHO है, COCl है, COOH है, ये सब ये ऑर्डर में, जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर इसी सीक्वेंस में होगा ना, ये जरूरी नहीं है, एक बार चेक करते हैं। लिख तो यही दिया जाता है बेटा ना। अब मैं आपको बता दूं तो ऑर्डर जो है जनरली यही लिखा जाता है, ऐसे यहां पे हो जाएगा ऐसे, ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, लिखा तो ऐसे ही जाता है इसको, ठीक है। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये OR है, ये OH है, ये मान लो pH लगा हुआ है और ये H, pH के बाद क्या है आपका H, ठीक है, H ऐसे। तो ऑर्डर तो आपका ये होता है, ऑर्डर तो आपका ये होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस पे विचार करें तो विचार करने में क्या जाता है, विचार करने में क्या जाता है ना, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने आता है, तो आप चीजों को पकड़ लेंगे ना, और ये सहूलियत रहती है। इस ऑर्डर को अगर आप याद रखते हैं, समझ के याद रखते हैं, बहुत सहूलियत रहती है। जैसे मैंने कहा कि NF3 और NR3 है, या NR3 और NH3 है, तो किसमें किसका माइनस आई जाता है। देखो जितना ज्यादा एटम पे प्लस चार्ज होगा, देखो एक बात तो सीधा सीधा ये क्लियर हो गया कि एटम पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, किसी भी एटम पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, ठीक है, उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की होगी, उसके पास मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा A है, ये A प्लस है, ये A2 प्लस है, ये A3 प्लस है, तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, यहां पर एक निकल चुका है, इसमें 2 निकल चुका है, इसमें 3 निकल चुका है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी सेट करना चाहूं तो हम ऐसे यही बोलेंगे कि ये A3 प्लस जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, क्योंकि इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एटम पर है, उसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज एटम पे डेवलप होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, जिस एटम के रिस्पेक्ट में आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो, ठीक है ना, जैसे ना, तो उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे NF3 की। अब थोड़ा सा विचार करें, मान लो ये NF3 है आपका और ये NR3 है, ठीक है, NF3 है, NF3 है और ये NR3, और ये मान लो बॉन्ड किसी से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड तो किसी से जुड़ा होगा, ये वाला किसी कार्बन चेन से जुड़ा होगा, मान लो ये किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी से जुड़ा हुआ है, तो NF3 प्लस है यहाँ पे, NF3 प्लस। अब आप, और यहाँ पे क्या है NR, R का मतलब क्या हो गया, एल्किल ग्रुप, R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप हो गया। और एल्किल ग्रुप में आप क्या लेते हो, मेथिल लेते हो, एथिल लेते हो ना, हम लोग ये तो लेते हैं, ये लेते हैं। तो R की जगह पे CH3CH5 रख सकते हैं, चलो रख लेते हैं, रख के देख लेते हैं ना, एक बार रख के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मान लो CH3, R की जगह पे CH3 रख दिया, R की जगह पे CH3 रख दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब जरा मुझे बताएं यहाँ पे कि इन दोनों में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड हो रहा है, किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड हो रहा है, पहले ये चेक करो। यहाँ पे N और C है, N C के बीच का बॉन्ड है, यहाँ N और F के बीच का बॉन्ड है। तो N और F के बीच का बॉन्ड, बेटा कॉन्सेप्ट सब वही लगेगा ना, ध्यान रखना, मेरी बात तो ध्यान रखिएगा। यहाँ N F के बीच का बॉन्ड है और यहाँ पे N और C के बीच का बॉन्ड है। तो N और C में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहां पर अगर आप देखें तो N और F में N की जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे टूवर्ड्स फ्लोरीन होंगे,
तो यानी फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो जो ले रहा है तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। जब फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो एन पर क्या आएगा, उतना ही पॉजिटिव आएगा, एन पर उतना ही पॉजिटिव आएगा, एन पे उतना ही पॉजिटिव आएगा। और इसके कंपैरिजन में अगर आप यहां पे देखें तो एन पर पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सी की कम है, और सी की कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, टूवर्ड्स नाइट्रोजन है। यहाँ पर जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है, टूवर्ड्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तरफ है। अब नाइट्रोजन की तरफ है तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस चार्ज क्या होगा, कम होगा, और जब प्लस चार्ज कम होगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, और जब माइनस चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि टेंडेंसी देने की बढ़ रही है, लेने की बढ़ नहीं रही है। मेरी बात समझ आ रही है? एक बार फिर ध्यान से सुने, यहां n और f के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग देखो, तो n और f में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा फ्लोरीन है, तो यहाँ पे जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन जा रहे हैं, टुवर्ड्स फ्लोरीन जा रहे हैं, और यहाँ पे जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन जा रहे हैं। सीधी बात है, मतलब यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये n जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इस केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो घट रहा है। और यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटम की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ेगी, यानी ये जो एटम है उतना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये पड़ोसी से बगल वाले से इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से खींचेगा, उतनी ही तेजी से खींचेगा, और खींचेगा तो माइनस आई क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा यहां और इसमें और इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप इसको फील करें बेटा तो अब वैसे लगेगा। अब NO2 है, NO2 का अब स्ट्रक्चर देखो, NO2 का बनाओ, यहां पर देखना N डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O है NO2 में, आप इधर देखें तो ठीक है ना, NO2 में इधर इस तरह से अगर हम बात करें तो यहां पर भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना है, चेक आउट करना है ना, याद तो करना ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना, लेकिन थोड़ा समझ के याद करना है। जैसे कभी कभी OR-OH में आता है, यहां पे देखें आप, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से पकड़े, बिल्कुल बेसिक तरीके से पकड़े। OR-OH में सेम कंडीशन लग रही है, OR-OH में। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर CHO और COOH में कैसे होगा, CHO जैसे यहां पे मामला फंस जाता है कि सर CHO का -I ज्यादा है COOH से, ये गुरुजी बता दो ये कैसे है, ये बात समझ में नहीं आ रही है बेटा, ध्यान से मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। CHO और COOH में -I, वैसे देखने में तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिमाग में चल रहा है कि एसिड का -I ज्यादा होता है, ये एल्डिहाइड तो एसिडिक नेचर का होता नहीं है, तो एसिडिक नेचर का है, एसिड का -I ज्यादा होता है, क्योंकि एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I लिखते हैं, बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I लिखते हैं, तो दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये CHO एल्डिहाइड है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका -I और COOH से ज्यादा कैसे हो गया, इसका -I वेरी इंपॉर्टेंट, इसका -I COOH से ज्यादा कैसे हो गया बेटा, ज्यादा ऐसे हो गया, देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O एंड H है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, ये क्या करेगा, पड़ोसी से जिससे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये C डबल बॉन्ड O है और ये O है और ये H है, ध्यान से देखना, बहुत ही मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लोग जो है बात को गड़बड़ सड़बड़ तरीका बता देते हैं, इसको ऐसे याद कर लेना, फलाना याद कर लेना ना, आप भी देखते हो। ये CHO है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, C की कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होंगे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, अच्छी बात है। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव आया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब कमी हो जाएगी तो ये जिससे जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सही बात है। कहोगे गुरुजी यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो,
यहाँ पे पार्शियल माइनस आया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, ये बात तो ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, वो केस यहाँ पर भी था ना। और हाइड्रोजन तो डिफरेंस एटम है, ये प्लस आई और माइनस आई दोनों में रखा जाता है ना, इसका कोई बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये बगल में ऑक्सीजन बैठा हुआ है और इसके पास है लोन पेयर, ये बोलेगा तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना लोन पेयर दे रहा हूं, और ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। और जैसे ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज खत्म होते ही, पॉजिटिव चार्ज खत्म होते ही माइनस आई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एल्डिहाइड का माइनस आई कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होता है। तो मैं बताने के लिए सारी बातें आपको बता सकता हूं, आप फील भी कर सकते हैं यदि आपको चार्ज ट्रांसफर करने आता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, सोच सकते हैं ना, सोच के काम करेंगे, क्योंकि देखो फंसाने के लिए दे देगा फिगर तो फिर फंस जाओगे ना। याद तो हमें करना है, याद तो एक बार ऑर्डर को आपको याद रखना है ना, प्रॉपर तरीके से आपका ये ऑर्डर है, ठीक है, और आपको इसको याद रखना है, लेकिन समझ के याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आएगा कि एल्डिहाइड का जो माइनस आई है वो कार्बोक्सिलिक से क्यों ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देता है, और जैसे इसको डोनेट करेगा इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो डाउन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म होते ही माइनस आई इफेक्ट इसका कम हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लोन पेयर मिलते ही ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका कंपोज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसकी पूर्ति हो गई। तो इस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। नीट वाले बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ध्यान भी रखोगे ऑर्डर को तो चले, लेकिन जेईई वाले जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा आपको उनको ध्यान रखना पड़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, तो उनके लिए बातें हो रही है। जनरली नीट वाले बच्चे याद भी रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट आते हैं, सीधा आते हैं। तो अब जनरली देखते हो 70 to 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी ना। थोड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी हमसे बन जाते हैं। तो ठीक है बेटा, तो जो हम बता रहे थे आपको वो ये कंडीशन थी कि CHO का माइनस आई CWS से ज्यादा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन ये SOR OH का सेम कंडीशन है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का आपको पता ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको पिक्चर को दिमाग में सेट करें, और सेट करने के बाद इसको याद करें ना, तो ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं जो है कुछ आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कराऊं, 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर बात समझ में आती है कैसे होगा ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ले लिया होगा आपने। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है ना, सारी बातें करेंगे आप, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे आपसे, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। अब होता क्या है कि जनरली जो कुछ फार्मूले हमारे पास होते हैं, जनरल फार्मूले जो होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, ये भी होता है हमारा, ये भी कंडीशन होती है। दूसरा एसिडिक या एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka and is directly proportional H plus ion concentration and is inversely proportional pH and is inversely proportional pKa। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता, आपसे पूछा जा सकता है कि पीएच का ऑर्डर बता दो, पीकेए का ऑर्डर बता दो ना, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो एसिडिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के लिए। तो एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने ये लिख दिया। एक तो कंडीशन आपके सामने ये होगी, ठीक है। अगली कंडीशन आपके सामने ये भी मिल सकती है कि इफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, if percentage of s character, if percentage of s character increases if percentage of s character increases, then also increases acidic strength, then also increases acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ, यदि S की परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा ना। यदि S की परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। अब बोलोगे सर S का परसेंटेज क्या, कैसे ना, कैसे होगा, मतलब ये समझ में नहीं आ रही बात। ये तो चलो समझ में आ गई कि H+ pH थोड़ा बहुत ना, हमने अगर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा या रिलेशन, तो जनरल रिलेशन होता है, ये तो पता होता है, याद रखना होता है हमें। ये वाली बात थोड़ी सी हमें जो है डाउट में लगती है। कोई दिक्कत नहीं, एस की परसेंटेज का मतलब आप हाइब्रिडेशन निकाल लो। जैसे मान लो कि मैंने किसी एटम की हाइब्रिडेशन निकाली, ठीक है, मान लो sp आ रही है, तो sp आ रही है, अगर sp हाइब्रिडेशन आ रही है किसी एटम की, sp हाइब्रिडेशन आ रही है बेटा, तो इसमें आप जरा मुझे बताएं परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे दो एटम है, एक एस है और एक पी है, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एस का है और एक पी का है, दो ही है, और दो को 100 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब अगर sp हाइब्रिडेशन आ रही है तो यहाँ पे s कितना हो जाएगा 50% और p कितना हो जाएगा 50%। ऐसे आप ऐसे सीधा सीधा समझो कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और दो लोगों में डिवाइड करना है, यहाँ पे एक s है और एक p है, तो कितना कितना मिलेगा? तो ये हुआ भैया s को 50 मिल जाएगा और p को 50 मिल जाएगा, ठीक। अब अगर मान लो हमारे पास sp2 आ रहा है कहीं पे, sp2 आ रहा है, sp2 हाइब्रिडेशन कहीं आ रही है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल है और p का दो ऑर्बिटल है, मतलब s वाला एक है, p के दो है। यानी कि हमें करना क्या है कि परसेंटेज की बात हो रही है, तो यानी यहाँ पे 100 रुपए को 3 भागों में बांटना है, 100 रुपए को 3 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, S को तो मिल जाएगा 33.33% और P लेके जाएगा 66.66%। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा sp2 की। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक इसी प्रकार से यदि किसी की हाइब्रिडेशन एटम की sp3 आ रही है, sp3 आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, sp2 के लिए तो आपने ये देख लिया, ये आ गया, sp3 आ रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक s है, 3p है, 100 को 4 भागों में डिवाइड करना है, तो s को कितना मिलेगा, s को मिलेगा 25% और p को कितना मिलेगा, p को मिलेगा बेटा 75%। इसी परसेंटेज की बात हो रही है, इसी परसेंटेज की बात हो रही है। अगर परसेंटेज ऑफ s इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर परसेंटेज ऑफ s डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बात करता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बात करता हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है, तब बात समझ में आपको आएगी, ठीक। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से करते हुए चलेंगे, सब सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि लगभग बनेंगे ना, विश्वास करिए, आप सारा काम आपका होगा एकदम बढ़िया से, नो डाउट। अब जैसे कि मैंने बात किया रिलेशन के ऊपर, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है ना, तब जाके आपको पिक्चर क्लियर होगी। जैसे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करूं मैं इस पे, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये पहला क्वेश्चन, मान लो मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये है, ध्यान से
जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, एक तो ये, एक ये है, और एक ये। एक ही मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये थर्ड है। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से ना, आराम से। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन, बड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बॉन्ड, बेटा बॉन्ड पूरा मिला होना चाहिए, ये बॉन्ड का भी लोचा होता है, ये बॉन्ड आपका पूरा मिला होना चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जनरली बात हम नहीं करते हैं, लेकिन नहीं होती है, लेकिन करेंगे ना। ये बॉन्ड का लोचा है, ये ना, ये बॉन्ड कंप्लीट है कि शॉर्ट्स में है, इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, तो अगर इस फिगर को आप देखना चाहें तो जनरली अब फिगर तो ऐसे बना हुआ है, तो लग रहा है मतलब कुछ ऐसा है नहीं इसमें। अगर इसको फिगर को देखना चाहे तो पहला क्या है, CH3 है, CH2 है, C ये क्या है, COOH है, ये भी क्या है, CH2 है, CH है, COOH है, और ये COH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हम इसको पिक्चर को देखना चाहें तो ये पिक्चर हमारा ऐसे हो गया ना, ये CH3 हो गया, ये अगला CH2 हो गया, ये हो गया COOH हो गया, ये तो पहला फिगर हो गया। ध्यान से देखें तो CH3 CH2 COOH ये हो गया। दूसरे फिगर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ये होगा CH2, ये डबल बॉन्ड हो गया, CH सिंगल बॉन्ड COOH हो गया ना बेटा, ये हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड की मैं अगर बात करूं तो थर्ड वाला हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड COOH हो गया, ये आपका थर्ड वाला हो गया, ये फिगर थर्ड वाला। अब इंडक्टिव इफेक्ट यदि हम लगा के, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं और लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना चाहे तो फिर तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इस सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट तो लगा ही नहीं सकते हो। अब करना क्या है आपको, थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है, इसको छेड़ना नहीं है। कार्बोक्सिलिक तो तीनों में सेम है, कार्बोक्सिलिक तो तीनों में सेम। अब इस कार्बन की संख्या भी देखें तो इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, कार्बन भी 2 हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखने को मिलेगी कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। ये कार्बन जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है और ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है बेटा ना। और परिवर्तन कैसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बोलोगे sp3 कैसे हो गया, sp3 ऐसे हो गया क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 और 1 3, एक H ये, एक सिग्मा E और एक सिग्मा, 3 सिग्मा। और ये जो है आपका वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये आपका जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड। अब जो है ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो मैंने कंडीशन आपको बता ही दिया था, कार्बोक्सिलिक तो सब में आइडेंटिकल है, एक जैसा है, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको बिल्कुल मत छेड़ो। हमारा अल्फा कार्बन जो है परिवर्तित दिखाई पड़ रहा है, अल्फा कार्बन के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो हम तो अल्फा को ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है, बीटा के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि अल्फा पे परिवर्तन दिखाई पड़ गया। अगर अल्फा कॉमन आता, यदि अल्फा कॉमन आता तो बीटा के पास जाते, लेकिन अल्फा हमारा कॉमन आ ही नहीं रहा, अल्फा अलग अलग आ रहा है सबका, ये sp3 है, sp2 है, ये sp है। तो इस आधार पे अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर जो s का परसेंटेज है, यहाँ पे s जो है बेटा वो 25% है, यहां पर जो s है वो 50% है, और यहां पर जो s है, इसमें जो s है वो कितना है, 33.33% है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आपका थर्ड, सबसे कम एसिडिक है आपका फर्स्ट। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो सकती है ना, कि arrange the increasing order of the acidic strength, arrange the increasing order of the acidic strength of the following compound। तो increasing order और decreasing order,
में भी आप ध्यान रखना कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो, बच्चा गलती करता है, बहुत बार गलती होती है बच्चों से, कई बार बच्चों से हम लोग मिले हैं तो ऐसी गलतियां हो गई है, क्वेश्चन आ रहा था उनसे गलती करके चले आए एग्जाम में, गलत टिक करके चले आए। कैसे? वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और वो कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जल्दीबाजी में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा जो है लेस देन का साइन लगता है, ये वाला साइन लगता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये साइन लगता है, हमेशा हमेशा ये साइन लगेगा, ध्यान रखना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करता है, पहले तो ये सब क्लियर होना चाहिए ना, बेसिक पता चला क्वेश्चन आ रहा था गलती करके आ गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ग्रेटर देन का साइन लगता है, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। असेंडिंग और डिसेंडिंग अब क्लास थर्ड फोर्थ से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है, और हम वहां जाके नीट हो जाएगी पेपर में गलती करके चले आते हैं। ऑर्डर बोल रहा है असेंडिंग इंक्रीजिंग, मैंने कर दिया डिक्रीजिंग, आंसर हो गया गड़बड़। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज्यादा, और कम से ज्यादा जब जाएंगे आप, कम से ज्यादा, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कम से, ये तो बात पता होती है, सिंबल में गड़बड़ हो जाती है, साइन में गड़बड़ हो जाता है, तो कम से ज्यादा में ये साइन लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये साइन हमेशा लगेगा, हमेशा यही लगेगा, दूसरा लग ही नहीं सकता, और डिक्रीजिंग में ये साइन लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ इसका, तो कम से ज्यादा जाना है, तो सबसे कम ये फर्स्ट, आप लिखोगे फर्स्ट इज लेस देन, सेकंड इज लेस देन थर्ड, ये तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बेटा आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ रही है? आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दीबाजी में केवल, क्योंकि आप उस समय अंडर प्रेशर में होते हो, एग्जाम हॉल में इतना जो है बच्चा खुद ही प्रेशर में रहता है, तो जल्दीबाजी में ये गलतियां हमसे होती हैं ना। तो अगर हम पेशेंस रखेंगे, सिंपल क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, बढ़ना है घटना है, घटने में क्या कौन सा साइन लगाएंगे, बढ़ने में कौन सा साइन लगाएंगे, सिंपली सोचना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। एक बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था ना? ये बॉन्ड के चक्कर में एक बात बताना चाह रहा था, थोड़ा सा आप देखें ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन करेंगे हम आगे इस पे, और भी हमारे पास एसएडी की बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पहले ना, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? आपने ले लिया होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड का थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, गड़बड़ी हो जाती है ना, बॉन्ड कैसे लगा हुआ है, ये बात बहुत बेसिक बात है, थोड़ा सा हमें हट के हमें आना पड़ रहा है, क्योंकि गलतियां होती हैं बच्चों से, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरे पास ये फिगर है, सपोज करो ये फिगर है ना, ऐसे फिगर है CWH, यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, मान लो ये फिगर मेरे पास ये होगी, ध्यान से मेरी बात को समझना ना। दूसरा फिगर है मेरे पास ये CWH, यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया। तीसरा फिगर है मेरे पास ये, ठीक है, ऐसे तीसरा फिगर मेरे पास है ये, यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया, इस तरह से लगा दिया। तो पहले आप पिक्चर क्लियर कर लें, पिक्चर क्लियर कर लें कि किसमें कितने कार्बन हैं। पहले तो आप कार्बन की संख्या को काउंट करो, ये तो छोड़ो, इसको तो आप सेकेंडरी रखो, प्राइमरी तो मेरी बात भाई क्लियर करो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कितने कार्बन हैं बेटा, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मान लो फिगर आ जाए आपके सामने ऐसे, और मैं आपसे अगर ये पूछ लूं, मेरी हार्दिक इच्छा है आपसे पूछने की कि आप जरा मुझे ये बताएं कि इसमें कितने कार्बन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऐसे दे दिया मैंने, मान लो आपके सामने ऐसे दे दिया मैंने आपके सामने, मान लो ये 4 फिगर दे दिए ना, ये मैं आपके सामने 4 फिगर दे रहा हूं। जल्दीबाजी में गलती करोगे, गलती होना एकदम बिल्कुल 100% है ना, तो
तो आप इसको बिल्कुल तसल्ली से, मान लो मैंने फिगर बना दी और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, फिगर दे के आपसे सिग्मा पाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी चीजें पूछ सकता है, पूछने में कोई आपत्ति नहीं है ना। तो अब अगर आपके सामने ये फिगर है, मान लो जनरली आपके सामने मैंने ये फिगर दिया हुआ है 1, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5, तो आप मुझे जरा बताएं कि कार्बन की संख्या किसमें कितनी होगी। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में कि सर इसमें तो 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है ना। एवरेज बच्चे, अच्छे बच्चे गलती नहीं करेंगे, जो बहुत ही क्रीम बच्चे हैं वो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 बता देंगे, कोई 6 बता देगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी 3, कोई 3 बताएगा, कोई बच्चा 2 बताएगा, कोई 4 बताएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री तो सेकेंडरी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बॉन्ड किसके बीच में लगता है ना। चैप्टर तो हम बाद में पढ़ते हैं, सारी चीजें बाद में होती हैं ना। ये बॉन्ड किसके बीच में लगता है, अब यही क्वेश्चन आ जाए अरेंज करने के लिए एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में, तब तो हमारा गड़बड़ होगा, पक्का गड़बड़ होना तय है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस कार्बन के साथ अल्फा कार्बन कॉमन आ रहा है, बीटा कार्बन आ रहा है, कौन सा कार्बन, कितने कार्बन है। तो कार्बन की चेन, पहले कार्बन की चेन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन की चेन क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखें, जब बॉन्ड एक छोर से दूसरा छोर मिला हुआ है तब तो यहां कार्बन है और यहां कार्बन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों कार्बन से कार्बन क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो गैप नहीं आनी चाहिए उनके बीच में, मतलब गैप नहीं आनी चाहिए। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो ये बिल्कुल मिला हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी है तो बिल्कुल मिला हुआ है ना, इनके बीच में गैपिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर सी है, यहां पे सी है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे सी है, यहां पे सी है, यहां पे सी है, बात तो बिल्कुल सही है, डन है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे सी है, फिर यहां पे ये सी है, फिर ये सी है और ये सी है और ये सी है, यहां पे मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 बता दिया, बेटा ये तो गलत हो गया ना। क्या आपको ऐसा लग रहा है इसको देख के, इस फिगर को, या इस फिगर को कट पेस्ट करो आप ना, इस फिगर को आप कट पेस्ट करो, थोड़ा सा मेरे लिए करो, मेरे लिए आप इसको कट पेस्ट करो, ये इसको उठाओ यहां से ऐसे ऐसे, और इस वाले को उठा लो ऐसे, यहां से उठा लो। क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, दोनों एक जैसे लग ही नहीं रहे, देखने में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सी है तो मान लो चलो CH2 लगा दिया, बैलेंसी पूरी कर दी, यहाँ पे सी है CH2 लगा के बैलेंसी पूरी कर दी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से हैं जुड़े हुए। क्या इस कार्बन से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। नहीं, इस कार्बन से ये बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ है, यहां पर बेटा इंडिविजुअल कार्बन है, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, मेरी बात समझ आ रही है, यहां पर कार्बन है। तो अब ये होगा CH3, ये हो जाएगा CH, बैलेंसी अगर पूरा करना चाहते हो तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा CH3। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है, अब इसकी बैलेंसी पूरी करनी है तो चला के पूरी करो, सेटिस्फाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, नंबरिंग इधर से नहीं होगी। अगर अब ऐसे कि सर ये तो नंबरिंग कर दिया आपने इस तरीके से, ये तो आई कैसे नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, तो कार्बन की संख्या बता, नंबरिंग की बात करोगे तो नंबरिंग इधर से होगी, अगर IUPAC नंबरिंग की बात करोगे तो नंबरिंग इधर से होगी, फिर लोएस्ट प्रायोरिटी इधर होगी, वो अलग मैटर है। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा था कार्बन की संख्या कितनी है, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये 6 है, ऐसे है। इसमें कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, और ये H लगा के इस बैलेंसी को पूरा कर रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ये H है। तो ये फिगर आपके सामने है, ऐसे हुआ, जल्दीबाजी में गलती करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है। इसकी बात करते हो तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इसकी बात करते हो तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है ना। तो आप ऐसे इसको फील करेंगे। बॉन्ड को यदि छोटा बड़ा कर दिया गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। बॉन्ड को यदि छोटा बड़ा, ये बातें बेसिकली होती है, बोल की नहीं जाती है, बस ठीक है भैया, पता होगा बच्चों को, नहीं आप ध्यान रखें कि ऐसा भी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये फिगर रख दिया और मैं आपसे पूछ दिया कि मतलब इसमें कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट बता दो, या इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, या कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं आपसे।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे कर लो। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, यहाँ पे 2H लगा लो, यहाँ पूरा है 3H4, ये 3H4 पूरा है, यहाँ पे 2H लगा लो, इस पे 2H लगा लो, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये पूरी है, यहाँ पे 2H लगा लो, गिनती कर लो, आंसर आ गया। तो ये है कि आप चीजों को ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि एक रफली फिगर दे रहा हूं, अब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे बेटा मैं बात करूंगा अभी आपसे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हैं। अगर मैं आपसे अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं आपके सामने, अगर मैं ये स्ट्रक्चर रखूं और मैं आपसे पूछ दूं कि आप जरा मुझे बताएं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने जो है कार्बन है या कितने कार्बन की संख्या है, तो आप जो है बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप बता सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जनरली फिगर मैंने रख दिया आपके सामने ना, रखने के लिए तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन मान लो जनरल फिगर मैंने आपके सामने अगर ये रख दिया और मेरी ये इच्छा है कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं या इसमें टोटल सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है और यहां पर भी सी होगा, ठीक है। फिर यहां पर भी सी होगा, यहां पर भी सी होगा, यहां पर भी सी होगा, यहां पर सी, यहां पर सी, यहां पर सी, यहां पर सी, यहां पर सी और यहां पर सी। और ये सी कौन लगाएगा, यहां और यहां। अब इसके बाद बैलेंसी पूरी करनी है, एच लगा के पूरी करो, 2 और 1 3, 1 एच लगा दो, 2 है तो 2 एच लगा दो, यहां पे 1 बॉन्ड है तो 3 एच लगा दो। ये काम तो हमें पता ही है, हम लोग पहले जानते हैं। यहां पे है 3 एच लगा दो, यहां पे 2 है तो 2 एच लगा दो, यहाँ 3 1 4 पूरा है, 3 1 4 पूरा है, यहाँ पे 2 1 3 1 4 पूरा है, यहाँ पे 3 4 पूरा है, यहाँ पे भी 3 1 4 पूरा है, यहाँ पे 2 और 2 4 पूरा है, यहाँ पे 2 एच लगा दो, ये लो। तो मेरे कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था बॉन्ड की संख्या ना, कार्बन की संख्या, कार्बन कितने आ रहा है भैया, छठे किस्म में कार्बन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 कार्बन आते हैं इस फिगर के अंदर। तो चीजों को आपको थोड़ा सा देखना है ना, बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, बिना क्लियर हुए बात नहीं बनने वाली है। फिगर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है बेटा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।